ये अपन बात कर रहे थे षड्दर्शनों की। तो उसके अंदर वेदांतिक ज्ञान की संपूर्णता के अंदर ये जो 6 अंग हैं इसके, जिसमें पहला वेदांत, फिर दूसरा सांख्य, तीसरा उसके अंदर आपका आ गया योग। क्योंकि योग आपको पहला वेदांत की एक सुप्रीम रियलिटी है, ऐसी कोई चीज है जो सुप्रीम है। इन सभी प्रतीतियों के पीछे कोई सुप्रीम, ये तो सारे कह रहे हैं। तो यदि सुप्रीम रियलिटी इस तरीके की है कि जिसका गणित बिल्कुल अलग तरीके का है, मैं भी ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म हो, जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सब ब्रह्म है, तो फिर इसको ये यहां ऐसे कैसे दिख रहा है? भाई एक ब्रह्म जो है वो दूसरे की तो यहां मानता प्रतीत होता नहीं। यहां जिस तरीके का ये है क्या फिर बाद में, तो इसका सारा का सारा फिर बाद में ये मैनिफेस्टेशन क्यों, मल्टीप्लिसिटी क्यों नजर आती है आपको? तो ये सांख्य करता है फिर बाद में, विवेक या विभेदनकारी बोध। तीसरे, हम इसका अनुभव कैसे करें? तो इस चीज का अनुभव किस माध्यम से करें, उस सुप्रीम रियलिटी का, और यहां मैनिफेस्टेशन तक किस रूप में आया है। तो ये अनुभव परीक्षण, परीक्षण करो किस तरीके से, आधार क्या है हमारे पास परीक्षण का, कि माँ जो ये कह रही हैं, श्री अरविंद की ये सारी चीजें हैं जो भी उन्होंने अपने साहित्य के अंदर लिखी है, परीक्षण किया किस तरीके से जाए, ये सबसे विचित्र बात है। गीता के अंदर सारी चीज है, कैसे प्रवेश करो, और परीक्षण का कोई मूल आधार है या नहीं है? नहीं तो जिसके जो मन में आ रहा गीता से निकाल रहे हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं है कोई, उसके अंदर से ये कह रहा है गीता जो है कर्मों से संन्यास की बात कर रही है, कर्म संन्यास। और यदि कर्मों के संन्यास की वो बात कर रही होती, तो अर्जुन को तो वो ऐसे कर्म के अंदर घोर कर्म में नियोजित कर रही है। तो ये क्या बात है? माँ की जितनी वाणियां हैं, अगर उसको अनुभव में न उतारा जाए, और अनुभव किससे होगा? योग से होगा। परीक्षण, व्यावहारिक विश्लेषण, समन्वय का वह मनोवैज्ञानिक आधार जो विवेक या विभेदनकारी विश्लेषण को प्रमाणित करता है। चौथा, वैशेषिक, उस रूप या पदार्थ का भौतिक विश्लेषण जिसमें अभिव्यक्त होती जगत ऊर्जा व्यक्त की जाती है और हमारे बहिर्गामी बोधों के लिए स्थापित हो जाती है। यह हमारा जो फिजिकल साइंस है। और पहले हमारे साइंसेस जो है वो ये जानते थे कि भौतिक कोई जो चीज है वो है नहीं, भौतिक कुछ है ही नहीं, पर फिर भी सारे समय हम व्यवहार तो करते हैं उससे। ये कहना कि सब कुछ ब्रह्म है और भौतिक नहीं है, पर इस समय तो हम व्यवहार तो सारी चीज जो बात कर रहे हैं, जो इस समय आपके जो भी लैपटॉप से, जिस भी मोबाइल से, जिस भी चीज से आप कनेक्ट हो रहे हैं, आप करेंगे यार है ना, ये रोज हम बात करते हैं ना। इसलिए बात भले ही करो, काम में तो लेना पड़ता है इन भौतिक चीजों को। तो उस रूप या पदार्थ का भौतिक विश्लेषण, तो धीरे धीरे इन्होंने पहले ही कहा कि इसके पीछे एक आइडिया है, एक मूल विचार है जो इस भौतिक पदार्थ को इस तरीके से निर्माण करता है। किसी भी रूप या पदार्थ का जिसमें अभिव्यक्त होती जगत ऊर्जा व्यक्त की जाती है। हैं उसके पीछे से लेके किसी भौतिक तत्व है, भौतिक कोई चीज। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ जी। पंकज भैया का आवाज तो नहीं आ हाँ रहा हाँ, है। अब बीच में कनेक्शन कट गया था, अब आ रही होगी। अच्छा, हाँ अब आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया आवाज वैशेषिक। हाँ जी। हाँ ठीक है, अभी फोटो आ रही है, उस समय फोटो नहीं आ रही थी। अब मेरे इंटरनेट में थोड़ी इशू है। नहीं, फोटो और आवाज दोनों आ रही हैं। हम लोग को हाँ हाँ, फोटो और आवाज ठीक। दोनों आ रहा आवाज आना बंद हो गई। है। रिकॉर्डिंग भी करनी है। आवाज नहीं आ रही है। तो ये हो गया वैशेषिक। इसके बाद में पांचवा न्याय, विवेक या विभेदन की प्रक्रियाओं का विश्लेषण, चाहे वह बुद्धि द्वारा हो या उच्चतर क्षमताओं के द्वारा। ये न्याय, आप विभेदन किन प्रक्रियाओं से कर रहे हो? आप कह दो जी मेरे को तो रात को शिवजी नजर आए थे, वो आए थे या नहीं आए थे, इस विश्लेषण के ऊपर। आप योग के अंदर गए और आप ये कह देते नहीं मेरे को तो साक्षात्कार हुआ है, आपको हुआ है या नहीं हुआ है? तो हर पद्धति की उन प्रक्रियाओं का विश्लेषण का एक अपना तरीका है। भौतिक विज्ञान में भी आप जाएंगे, आप अगर कोई चीज मापते हैं तो कहते हैं आपका माप ठीक है भी या नहीं है। तो उसका न्याय हर प्रक्रिया को कि आपकी प्रक्रिया वास्तव में शुद्ध है या नहीं है। कितने लोग हैं वो कह रहे मेरे को तो माँ का टच प्राप्त हुआ, मेरे को रात को माँ ने आके ये कहा, और भौतिक माँ एक चीज कह रही है, सामने श्री अरविंद बैठ के एक चीज कह रहे हैं, व्यक्ति ये कह रहा है रात को आपने मेरे को अंतर दर्शन में आके ये चीज कही। अब इसको जांचने का क्या माध्यम है? भौतिक चीज को जांचने के एक तरीके हैं, उन प्रक्रियाओं को आप कैसे माप सकते हो, उसमें यह नहीं कि आप हर कैसे, उनका तरीका है। मनमर्जी नहीं, आप जितना तोल के देते हो जी इसका क्या मानक है कि आपने इतना ही दिया है, तोल लो दूसरे के ऊपर। तो भौतिक चीजों का अपना न्याय है। कोई भी एक ऊपर की ऐसी सत्ता है जो आपको अधूरी चीजें, प्रक्रियाओं में अशुद्धियां, इनको रोक लेंगी। आप यदि सूक्ष्म जगत के अंदर जाते हो उसके अपने तरीके हैं। हाँ, उनके तरीके इतने, आप डायरेक्टली उसके लिए जबरदस्त कोई चीज की आवश्यकता है तो माँ के सामने, श्री अरविंद के सामने या सच्चा गुरु है उसके सामने छद्म रूप नहीं नजर आती, छद्म रूप रह नहीं सकते उनके सामने। तो उनके पास कितना जबरदस्त न्याय है, मतलब विवेक या विभेदन की प्रक्रियाओं का विश्लेषण कि किन प्रक्रियाओं से आप पहुंचे। जी मैं ध्यान के अंदर बहुत गहरी समाधि के अंदर गया, एक व्यक्ति ने कहा मैं समाधि में इस स्टेट के ऊपर जाता हूं, निर्वाण के अंदर चला जाता हूं। तो माँ ने कहा अच्छा चलो ध्यान करते हैं। माँ ने कहा मैं उसके साथ ध्यान करके इंतजार कर रही हूँ, वो तो बस जिस कमरे में बैठा था उससे बस नेक्स्ट डोर, उसमें जाके उसको ये लगता है कि अपनी भौतिक चेतना से निकलते ही निर्वाण की स्थिति आ गई। माँ ने कहा मैं इंतजार करती रही। तो ये प्रक्रिया का विवेक या विभेदन, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो आप, इन चीजों को जान रहे हो। तो आध्यात्मिकता में आप चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने आंख बंद करी और घालमेल हो गया, ऐसे नहीं है। बिल्कुल सही सही, नहीं तो व्यक्ति आध्यात्मिकता में आता है और वो कहता है बस मेरे को तो हो गया साक्षात्कार,
अब मैं इसको स्वीकार करूं और आपका ईगो परिवर्धित हो जाता है। कितने लोग ऐसे हैं वो बेचारे अपनी डिसेंसी रख ही नहीं पाते। तो ये प्रक्रियाएं हैं, ये किसको यथा योग्य कौन सी चीज क्या है ये जानती है। तो जब आप प्रैक्टिस में करते हैं, भौतिक विज्ञान का अपना न्याय है, सूक्ष्म जो जगत है उसका अपना न्याय है, ये नहीं न्याय न हो, सोचिए यहां तो बड़ा भारी काम हो जाए। भौतिक जगत के अंदर तो आप नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं, क्योंकि मात्रात्मक है, उस मात्रा पे ठीक बैठता है, ठीक है, आप परख के देख सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं। पर आप जैसे ही थोड़े से सूक्ष्म जगतों में प्रवेश करते हैं, वहां ये भौतिक इंद्रियां तो काम आती नहीं। तो इसके मानक फिर बाद में अलग होने चाहिए। तो कौन सा व्यक्ति, अब दो व्यक्ति बोल रहे हैं, दो कोई गुरु हैं, वो बोल रहे हैं, अब उनका न्याय कौन करेगा? वो कहेंगे हम इसका न्याय, फिर बाद में उपनिषदों में, वेदांत के अंदर उनमें क्या कहते हैं, फिर वेद क्या कहता है, हम आपकी क्यों माने? तो जो सही व्यक्ति है वो प्रामाणिकता स्वीकार करेगा। कभी भी इसमें कोई विभेद नहीं है। यदि आप बारीकी से देखें, ये न्याय न हो तो इनको कौन निर्धारित करे कि ये वाली बात ठीक है और ये नहीं है? भौतिक जगत के अंदर भी हम देखते हैं कि दो के अंदर मतभेद है, वहां सीधे सीधे आप इंद्रियों के आधार पे नहीं, भाई ये ठीक नहीं है, या थोड़े से मोरल इशू होते हैं, वहां आपको ज्यादा दिक्कत आती है, जो कि मां के श्री अरविंद के सामने उठती नहीं ऐसी। आज देश के अंदर किस चीज की फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब ये एक मोरल इशू है, इसमें कोई तोलमोल की बात नहीं है, तोलेंगे किससे, ये तो कॉमन सेंस की सी बात है। तो ये पांचवा न्याय, जब आप जैसे डीपर जाते हैं तो इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया का विश्लेषण कर रहे हैं, चीज का नहीं। मैं जिस तरीके से, जिस पद्धति को लेके यहां तक आया हूं, क्या ठीक है वो? मैंने ध्यान के अंदर जाके बस इस चीज को आयत्त कर लिया, पर तेरा ध्यान ठीक था या नहीं था? इसलिए रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर वो कह रहे नहीं आपकी पद्धति ठीक नहीं थी, आपने इसको इस तरीके से चेष्टा से शुरू किया, जबकि योग शुरू होना चाहिए विल से। क्या बता रहे हैं ये जो प्रक्रिया आपने काम में ली, इससे जो परिणाम पे जिस पे आप जाते हो वो परिणाम ठीक नहीं होता। अब कैसे आई ये? मतलब इतनी जो सूक्ष्म चीजें हैं, इतनी जबरदस्त चीजें हैं, आई कहां से ये? फिर छठा, वेद का कर्म, प्राप्त ज्ञान को जीवन कर्म के सूत्रों में प्रयुक्त करना, जिसके द्वारा व्यक्ति और समुदाय मूलभूत यथार्थ था, जिसके लिए उसकी विशेष प्रकृति सक्षम है कि उच्चतम बाह्य अभिव्यक्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। कर्म कि आपकी एक्टिव प्रकृति को, ये नहीं कि ये सारी बातें हवा में है, भी वेदांत ने ये कह दिया सुप्रीम रियलिटी ये है, पर जब तक कर्म के अंदर और व्यक्ति कहाँ है, वो जिस भी स्थान के ऊपर है वहां से हाथ पकड़ के उसको लेके जाना, ये सारे की सारी क्रियाएं, और हाथ पकड़ के लेके जा रहे हो तो उसमें न्याय बीच में आएगा। व्यक्ति कहेगा कि मैं तो पहुंच गया, या मेरे साथ ये, या जो भी वो कुछ भी कहता है, हर स्टेज के ऊपर उसका न्याय, उसके ऊपर कोई सत्ता है जो कहती है नहीं, चीजों के अंदर, उन प्रक्रियाओं में ये 6 के 6 अंग, और ये एक हैं। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं, अभीप्सा आई, कर्म तक किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है वो, एक सुप्रीम रियलिटी, मां के प्रति आपका जो भाव है अनन्य है मान लीजिए, पर आप पैकिंग कर रहे हैं उस समय, वो भाव पैकिंग तक कैसे आए? आप कोई ध्यानस्थ थोड़ी हैं, आप तो एक्टिवली कर्म कर रहे हैं। तो छठा, वेद का कर्म, जो आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसको जीवन कर्म के सूत्रों में प्रयुक्त करना। अगर ये नहीं करो तब तो फिर बाद में उसकी भी व्यावहारिक प्रासंगिकता क्या होगी उस ज्ञान की? वो ज्ञान तो फिर बाद में आपके प्रासंगिक है नहीं, जिसके द्वारा व्यक्ति और समुदाय मूलभूत यथार्थता कौन बताता है आपको? वेदांत। उसके साथ कैसे जुड़ सके, उसको एक्सप्रेस कर सके, तो मतलब मूल वैदिक बात को जब तक छठा अंग नहीं हो, तो आप देख रहे हैं सारे एक से दूसरे जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक पर्टिकुलर को लिया जरूर, पर उस एक के माध्यम से
यदि दूसरे उसमें समाहित न हो, पूर्ण कर्म नहीं हो सकता। आप खाली अगर सांख्य की बात करें और उसके अंदर ये नहीं जोड़ें, तो फिर अर्थ क्या है इस सारे मैनिफेस्टेशन का? यदि आप योग की बात करें और कर्म उसमें न हो, तो वो योग पूर्ण नहीं हो सकता। इनमें से कोई सा भी अंग, इसलिए कर्मयोग की बात करें, पर कर्म करें किसके लिए? गीता शुरू ही इससे कर रही है। तो यदि आप ये देखेंगे कि छहों अंग एक दूसरे के परिपूरक हैं, जिसके अंदर सबसे सर्वोपरि है आपका वेदांत, ये मूल संकल्पना, ये मूल आपके पर्सपेक्टिव की बात क्या है? अगर उसको चूक जाते हैं तो बाकी अंग कोई काम के नहीं है। वो तो आंखें हैं आपकी, वो तो आपका ब्रेन है, सच्ची चीज वो है। उसको फिर बाद में ये प्रणालीकरण है, उसका वेरिफिकेशन के हैं, उसको एग्जीक्यूशन के हैं, वो तरीके हैं फिर ये बाकी, जिसके लिए उनकी विशेष प्रकृति सक्षम है कि उच्चतम बाह्य अभिव्यक्ति सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम कहते हैं मनुष्य ब्रह्म को अपने श्रेष्ठ और अधिक नमनीय रूप में अभिव्यक्त कर सकता है, जैसे मधुमक्खी या चींटी ब्रह्म को उसकी निम्नतर और अधिक कठोर और सीमित प्रकृति में अभिव्यक्त करती है। ये 6 प्रक्रियाएं अन्य प्रक्रियाओं के बीच विशेष स्थान रखती हैं। अगर आप प्रैक्टिस में योग कर रहे हैं तो आप ये जानेंगे ये तो मोटे मोटे विभाग हैं। एक्चुअल जीवन तो आपका कितनी कितनी लचीले तरीके से चलता है, कोई ऐसे काट काट के थोड़ी चलता है। उसका एक अपना तरीका है चलने का, क्योंकि वेद का जीवन नमनीय, लचीला और व्यापक है, जिसमें से कुछ प्रक्रियाएं पुराण और इतिहास का आधार हैं। पुराण किस आधार पे आए, इतिहास हमारा पूरा क्या है, ये सारी प्रक्रियाएं उसी चीज का आधार है। आपकी संस्कृति किस तरीके से मूव करती है, और ये ही इसके अंदर आया, और ये हम पढ़ेंगे भी कि कैसे सबसे पहले सिंबॉलिक एज आती है मनुष्य जाति के पास, उसके बाद में किस तरीके से वो कन्वेंशन में बदल जाती है, फिर टाइपल हो जाती है, और फिर बाद में इंडिविजुअलिस्टिक रैशनलिस्टिक एज आती है। तो ये हम 4 युग की यहाँ भी बात है। भारत में हम कहते हैं पहले सतयुग आया, उसके बाद में फिर बाद में और आते 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 कलयुग के अंदर सारा जो पहले का ढांचा है उसको तोड़ के नए ढांचे के लिए आपको तैयार कर दिया जाता है। तो वास्तव में इतिहास को यदि देखा जाए, हालांकि खैर श्री अरविंद ने ही इस तरीके से देखा है कि कैसे सारा इतिहास इसी चीज की कहानी कहता है। फिर मनुष्य जाति और किस ओर विकास कर रही है, अपनी आंतरिक जो क्षमताएं हैं उनको अधिकाधिक कैसे सामने लाया जाए, और सारा इतिहास इसी चीज का है। चेतना के आधार पे देखो तो धरती का पूरा इतिहास इसी चीज को अभिव्यक्त कर रहा है। डार्विन ने एक बात कही, पर वो चेतना का विकास नहीं कह रहा। चेतना का विकास नहीं स्वीकार करने के कारण आगे उसको पता भी नहीं कि आगे और क्या हो सकता है, इसलिए इन्होंने मनुष्य को अंतिम मान लिया कि पायदान के ऊपर यही अंतिम खड़ा है। तो ये तो अपूर्ण है। प्रकृति इतना विराट प्रयास ऐसे अपूर्ण व्यक्ति को लाने के लिए करेगी, ये बात तो समझ नहीं आती। जब वो और हमसे निचले रूपों के ऊपर नहीं रुकी, तो ये सारा इतिहास जब हम देखते हैं, वैसे ही मनुष्य का ये सारी प्रक्रियाएं पुराण और इतिहास का आधार हैं। मूलभूत बोध पृथक होकर स्वयं को संकुचित करता गया और बादरायण की उत्तर मीमांसा बन गया। विभेदनकारी विश्लेषण ने पृथक होकर स्वयं को संकुचित कर लिया और कपिल का सांख्य बन गया। मनोवैज्ञानिक परीक्षण ने इसलिए अपने आप में ये जो 6 अंग हैं, इन व्यक्ति विशेष के से संलग्न इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने विशेष रूप से इसमें अभिव्यक्ति करी, बस। बाकी अपने आप में यदि आप कहें योग, तो पतंजलि का नहीं, योग तो बहुत व्यापक चीज है, वो आप उसी चीज से नहीं सीमित कर सकते। जिसने प्रवेश किया है योग के अंदर वो जानता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण ने पृथक होकर खुद को संकुचित कर लिया और पतंजलि का योग बन गया। भौतिक विश्लेषण पृथक होकर स्वयं को संकुचित करता गया और कणाद का वैशेषिक बन गया। विभेदकारी प्रक्रियाओं का विश्लेषण पृथक होकर स्वयं को संकुचित करता गया और गौतम का न्याय बन गया। जीवन कर्म के सूत्रों में प्रयोग पृथक होकर अपने को अत्यंत संकुचित करता गया
और जैमिनी की पूर्व मीमांसा बन गया। फिर भी 6 में से प्रत्येक ने अपने को अन्य 5 की क्रियाओं और क्षमताओं से परिपूर्ण होने का दावा किया। इनमें से हर एक कहता है मैं तो पूर्ण हूं, मैं अपने अंदर सारों को समाहित रखता हूं। जो सांख्य है वो ये कहता है मैं सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं, योग कहता है मैं देता हूं। वेद नहीं कहता, वो तो अपने आप में पूर्ण है। इसलिए इन सारों के एक दूसरे से वाद विवाद, इसके बावजूद वेद इन सारों का आधार रहता है। जैसे गीता एक सिंथेटिक ग्रंथ है, तो कोई उसके अंदर से अपनी अपनी पद्धतियां किसी तरीके से निकाल रहे हैं, पर कह रहे हैं भाई गीता कह रही है, प्रामाणिक हमारी गीता है। तो गीता यदि प्रमाण का ग्रंथ है तो दो जने तुम्हारे बातें इतनी अलग अलग कैसे? ज्ञान और प्रक्रिया के अन्य भागों ने तार्किक एकांगिता की सदा संकीर्ण होती प्रवृत्ति के द्वारा बाहर निकाले जाने पर स्वयं को अभ्यास और ज्ञान के अन्य दर्शनों तथा शाखाओं में स्थापित कर लिया, और हमारे पास बदले हुए रूप में प्राय विरूपित होकर शास्त्र में, पुराण में, पौराणिक कथाओं और इतिहास में योग के विभिन्न सिद्धांतों में आए हैं। ये इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीजें हमारे पास तक, विशेषकर हिंदुस्तान के अंदर ये सारी की सारी अभी भी सुरक्षित है। बहुत सारे को इन्होंने नष्ट कर दिया तो भी इतना जबरदस्त अभी भी हमारे पास है कि उसमें प्रवेश कर पाए। और इस सारे को पर्सपेक्टिव जिस तरीके से श्री अरविंद ने दिया है, उन्होंने तो हमको आंख प्रदान कर दी कि इस तरीके से देखो, हम अपनी व्यक्तिगत क्षमता से, कैपेसिटी से यदि इसके अंदर प्रवेश करते तो क्या कर लेते। उन्होंने हमको दिखा दिया ये है इसके अंदर, पुराणों में ये है, हमारी इन चीजों में ये है। ये हम इस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि 6 दर्शनों की जो हमने बात करी थी, उस पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर किसी के कोई प्रश्न है? किसी के भी प्रश्न कोई नहीं है, और इसको काफी काफी क्लियर हो गया है कि विभिन्न पद्धतियां हैं। ये दर्शन जो है एक तरीके से वो वहां तक सुप्रीम तक पहुंचने के लिए मेन जो कंफ्यूजन है वो ये दूर हुआ है, और ये हमारे यहाँ उपलब्ध है सब। अगर ज्यादा गहराई में जाना तो इनको अलग अलग से हम पढ़ सकते हैं। वैसे श्री अरविंद की गीता में सांख्य वगैरह के बारे में और सब चीजों के बारे में बताया गया है। यही चीज है, बस चीज क्लियर हो गई है। ये विभिन्न पद्धतियां हैं एक तरीके से, दर्शन जो है उसको पाने के लिए, उसको समझने के लिए विभिन्न पद्धतियां हैं। ये श्री अरविंद ने समझाया है हमें यहाँ पे। हाँ, पर ये इसके अंदर वेद के अंदर इनग्रेन्ड हैं, वेद के पूर्ण सत्य के अंदर ये सारी की सारी निहित हैं, जी हाँ। अलग नहीं है ये। अगर आप योग करते हैं तो उसमें सहज रूप से ये सारी की सारी आएंगी ही, क्योंकि आप जैसे ही आगे चलेंगे तो आप सूक्ष्म जगतों में भी प्रवेश करेंगे। उनका प्रमाणीकरण क्या है? आप उन जगतों के अंदर गए हैं, वो सही है या नहीं है, तो आप गुरु अपनाते हो, गुरु आपको सही गलत का मार्ग बताते हैं। तो इसका मतलब न्याय का कोई तरीका है, उसको कर्म के अंदर कैसे लेके आए। भाई हमारा तो पूर्ण योग है इसके अंदर, और कर्म योग की बात करो या कोई भी आप किसी भी मार्ग की बात करो, तो आप कर्म में उसको किस तरीके से लागू करेंगे, उसके अपने तरीके हैं। तो इसमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये मानक किसने स्थापित किए? इसका मतलब जैसे ही आप कोई भी पकड़ते हो, एकांगी चीज है नहीं ये सर्वांगी है। अगर आप जबरदस्ती अपने आप को कोई एक ही लाइन के अंदर डालते हो तो ठीक है, पर आप यदि कर्म करते हो तो उसके साथ ज्ञान भी आएगा, भक्ति भी आएगी। अगर एकमात्र भक्ति करते हो और आप कहते हो मैं कर्म नहीं करता, तो भक्ति भी सही नहीं है आपकी। और व्यक्ति कहता मेरे को ज्ञान तो है पर मैं कर्म नहीं करता और भक्ति नहीं करता, ये हो नहीं सकता। भी सामान्य कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो भी उसके लिए कर्म करता है, ये व्यक्ति इसके लिए कर्म कर रहा है। अगर किसी के अंदर कर्म कर रहा है पर ज्ञान नहीं है, तो फिर उसका कर्म कर्म नहीं है।
कर्म आप सच्चा तब कर सकते हो जब आपको ज्ञान हो। तो अपने आप में ये चीजें भी, आप शुरुआत अपनी प्रकृति की कोई भी एक ऐसा है कि जी आप में प्रोमिनेंस के अंदर है, किसी की प्रकृति कर्म प्रधान है, किसी की ज्ञान प्रधान है। प्रधानता एक तत्व की हो सकती है पर वो दूसरे तत्वों को समाहित करके चलती है। एकांगी तरीके से कोई ये कहते हम तो केवल ज्ञान के अंदर है, कर्म नहीं करते, तो आपको ज्ञान नहीं है फिर बाद में परमात्मा के स्वरूप का। आप यदि उससे प्रेम करते हो, कर्म किए बिना कैसे रहोगे? पर आपके कर्म फिर बाद में ये सामान्य कर्म नहीं होंगे, फिर वो सच्चे कर्म होंगे, उनका स्वरूप बिल्कुल बदल जाएगा। तो ये सारे के सारे 6 अंग जो हैं ये तो आएंगे ही। जैसे ही आप प्रैक्टिस में आध्यात्मिकता को लेके आते हो, और आध्यात्मिकता और कोई दूसरी चीज नहीं है, आपका ही निज स्वरूप है, आपसे अलग नहीं है कोई आध्यात्मिकता, आपका अपना सच्चा स्वरूप है। तो आपका अपना स्वरूप है, इसीलिए वो कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं। तो फिर ये सामने दिख रहा है ये कौन है? तो तत्वमसि, तुम भी वही हो। जब आप इस तरीके से जान जाते हो, पर सामने वाला ब्रह्म है वो हाथी ब्रह्म है या महावत ब्रह्म है, ये कौन बताएगा आपको? ये फिर बाद में आपको सांख्य भी बता देगा कि इस अभिव्यक्ति जिस तरीके से हुई है उसके अंदर ये वाली चीज है। आपको न्याय भी बता देगा कि किन के अंदर किस तरीके से विभेद करना चाहिए। वैशेषिक भी आपको बता देगा, इनका अपना अपना तरीका है। नहीं तो आप ये कहें कि ब्रह्म तो वो महावत भी है, वो तेरे को एक चीज कह रहा था, ब्रह्म वो हाथी भी है, पर आप यदि गलत तरीके से लेते हो तो प्रैक्टिकल चीज नहीं है, तो वो सूंड में उठा के फेंक देगा आपको। तो ये सारी चीजें इतनी व्यापक तरीके से इसमें है, पर मूल बात यही है इसमें, ये कैसे भी हम इस मार्ग पे चलें। और यथा समय आपको जितनी सहायता आवश्यक है, पूर्ण तो किसी को मिल ही नहीं सकती। पूर्ण पूर्ण क्या होता है? भाई मेरे पात्र में जितनी क्षमता है उतना लिया हो गंगा जल, आपके में पूर्ण गंगा। अरे पूर्ण क्या होता है इसमें? तो पूरी पद्धतियां क्या करती है, हमको एक पर्सपेक्टिव भले ही हो सकता है, कितने कितने व्यक्ति कितनी कितनी मानसिकता से चलते हैं। हम एक विशेष एक रुख लेके आए, हम एक विशेष तरीके से चल रहे हैं, हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है बस। उससे ज्यादा ये कहे हमने पूरी पद्धति, चाहे वो सांख्य की हो, चाहे योग की हो, चाहे पूर्ण क्या होती है, आपके लिए जितनी प्रासंगिक है उतनी हो सकती है बस। तो ये तो हमारा जो षडदर्शन, हमारा एक्चुअल के अंदर प्रसंग जो चल रहा था 330 नंबर पेज के ऊपर, षडदर्शनों का स्थान और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का विकास। उसमें हमने फिर बाद में युग चक्र की भी बात करी कि धीरे धीरे किस तरीके से इंट्यूशन, वैदिक सत्य जो है उसमें पहले किस आधार पे आया, धीरे धीरे यहाँ फिर 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर दूसरे जो राष्ट्र हैं उनमें कैसे बुद्धि आगे आ गई। यहाँ जो है बुद्धि का प्ले हमेशा ही इंट्यूशन के सबसर्वियंस के अंदर रहा, अलग नहीं भाग गया वो। इसलिए वहां जो कोरे वागविलास, इसलिए युग जिस तरीके से आया भारत में हमेशा ही मॉडिफाइड तरीके से आया। यहाँ कलयुग भी है तो भी इसके अंदर जो मूल सूत्र हैं वो कहीं गायब नहीं हो गए। ये एक विशिष्ट बात है। ये कुछ हमने चर्चा करी थी। तो यहां तक जितनी भी बातें हैं उसके संबंध में कोई प्रश्न है क्या आप लोगों के? विवेक? नहीं भैया। इसको आप दोबारा जो है बारीकी से, क्योंकि ये बातें कुछ हमने इंडियन कल्चर वाली पुस्तक में भी करी हैं, और ये फिर बाद में जैसे अभी तो हम पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं ये है 6 नंबर, और इसके संदर्भ में इसी में मैंने 13 नंबर, जिस दिन अपन 13 के ऊपर आएंगे उसको स्किप कर पाएंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इसमें। अच्छा, अब इसके अंदर जो युग चक्र की बात आ रही है, मनुष्य जाति किस तरीके से अलग अलग कालों के अंदर से निकलती है, उसमें वो बहुत ज्यादा गंभीर है। उसमें प्रवेश करने से पहले यदि आपके कोई प्रश्न हो वो मैं लेना चाहूंगा। देविका जी, ये यहां तक तो ठीक है क्या? हाँ जी पंकज भाई, क्लियर है। ठीक है, तो अब अपन इसमें चलते हैं। ये वॉल्यूम है 25।
ह्यूमन साइकिल, हिंदी में है मानव चक्र। इसमें कि कैसे अलग अलग युग आते हैं, क्योंकि हमारा यहीं से शुरू हुआ था कि मनोवैज्ञानिक जो अवलोकन है षड्दर्शनों का, कैसे बाद में धीरे धीरे निम्नतर चीजें आ जाती हैं। तो पहले इंट्यूशन जितना आपका बड़ा क्लियरली काम कर रहा है, बाद में अब कौन सा हम में से कह सकता है कि इंट्यूशन के आधार पे है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि नीचे से हमारी वाइटल है, नीचे से लोअर भाग हैं, वो आके अपनी बात कह देंगे। आपको कोई व्यक्ति नहीं जचता, घर के अंदर कोई चोरी हो गई, आप कोशिश करेंगे जी इसने कर लिया होगा, ये आदमी गड़बड़ है। तर्क बुद्धि बीच में आके कहती है ये तो बेचारा था ही नहीं, ये तो कल जयपुर गया हुआ था। तो तर्क बुद्धि ने आपको आके बीच के अंदर आपकी जो वाइटल की इंटरवेंशंस थे उसको रोक दिया। अगर आपके ये माइंड का इंटरवेंशन न हो तो आप तो ये कह देंगे मेरे को तो ऊपर से आदेश हुआ है और इस व्यक्ति को फांसी के ऊपर चढ़ा डालो। करोड़ों जो है औरतें उनको विचेज कह के वहां क्रिश्चियनिटी ने जला डाला, ये विचेज हैं, ये हैं। वो तो पहला इंजन उनका जो स्टीम इंजन भी तैयार हुआ उसको ये कहते वो डर रहे थे कि ये चल भी सकता है क्या, साइंटिस्ट्स को मार डालें, उनको मार डालें। तो ये इस तरीके की चीजें हैं। आज हम में इसलिए इस बुद्धि की आवश्यकता थी, इसकी एक अपनी प्रक्रिया थी। अब ये हमारा 25वां वॉल्यूम है, इसके अंदर से 4 डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल स्टेजेस, मनोवैज्ञानिक ये क्रम हैं, ऐसे चरण हैं बिल्कुल अलग अलग, जिनके माध्यम से, जिनसे होकर ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज जो है वो प्रगति करता है। ये 4 बिल्कुल अलग अलग साइकोलॉजिकल स्टेजेस हैं जिनसे मानव समाज गति करता है। इसको आप ध्यान से समझिए। ए थियरिस्ट लेम्फ्रेक्ट, basing himself on European and particularly on German history, जर्मन हिस्ट्री या इतिहास के ऊपर अपने आप को बेस करते हुए, क्योंकि भाषा विज्ञान या कई विज्ञान शुरू के अंदर उनका उद्गम स्थल जर्मनी रहा है। जैसे भाषा विज्ञान, फिलोलॉजी की भी बात करो तो उसके अंदर भी उन्होंने वहां प्रयास किया। तो कई थियरीज जो हैं वहां, उसके अंदर ये जो थियरी है कि 4 डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल स्टेजेस हैं जिनके माध्यम से, जिनसे होकर मानव समाज गुजरता है। ये इसने जो थियरिस्ट है लेम्प्रेक्ट, इसने अपने आप को जर्मन हिस्ट्री के ऊपर विशेष रूप से, और बाकी को भी इसने अपने दायरे में लिया, और विशेष रूप से अपने आप को इसके ऊपर आधारित करते हुए सपोज्ड ये माना कि ह्यूमन सोसाइटी जो है 4 डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल स्टेजेस के थ्रू गुजरती है, जिनमें से क्रमशः कौन कौन सी आती हैं? सिंबॉलिक, पहली एज जो आती है वो है सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक, प्रतीक स्वरूप। भारत में भी यही था। वेद के अंदर सारा निरूपण क्या है? प्रतीकात्मक है। आपका बाहरी जीवन भी और कुछ नहीं है, डीपर जो चीजें हैं उसका प्रतीक है। गीता के अंदर सारी चीजें, अभिव्यक्ति किस चीज की है? मानसिक तो आ गई, पर वो अभी भी उस वैदिक सत्य को ही लेके आ रही है। तो शुरू के अंदर मनुष्य जाति या उसका जो समाज है, वो पहली अवस्था उसकी क्या होती है? सिंबॉलिक। दूसरी है टाइपल, वो एक टाइप बन गई। टाइपल का मतलब एक विशेष प्ररूप बन गया, वो टाइप है, इस टाइप की चीज, मतलब एक किस्म, एक तरीका। क्योंकि धीरे धीरे सिंबल तो इतने जीवित रहते नहीं, फिर बाद में कन्वेंशनल, रूढ़िगत बन जाती है। वो हमारे दादाजी करते आए हैं। मां श्री अरविंद ने ये चीज कही, अरे आप स्वयं अनुभूत करो ना। अगर हम ये भी कहें श्री अरविंद के शब्दों में ये चीज है, पर इसका विवेचन आप अपनी बुद्धि से जो समझे हो वो पूर्णतः समझे हो या नहीं समझे हो, भाई ये भी तो विचार करने की बात है। तो धीरे धीरे पहले तो सिंबॉलिक, बिल्कुल फ्री सिंबल, एकदम आपका जो जीवन है या आपका जो समाज है वो एक प्रतीक के रूप में है, डीपर सत्य है, उनका प्रतीक है वो। फिर धीरे धीरे वो प्रतीक थोड़ा सा
वहां मूर्तिमान हो जाता है, टाइप बन जाता है। हाथी है, ये है। इसके अंदर पहले इस तरीके की हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं थी वेद के अंदर, इसलिए एक शब्द भी आपको 1000 मीनिंग दे सकता था। बाद के अंदर धीरे 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 धीरे, इसलिए पहले वैदिक देवता किस किस तरीके का स्वरूप था, बाद में उनका स्वरूप चेंज हो गया। तो दूसरी अवस्था आती है टाइपल, फिर बाद में तीसरी होती है कन्वेंशनल, रूढ़िगत। रूढ़ हो गया क्योंकि आप उन सत्यों को उतना आप रख नहीं पाए, जीवंत नहीं है, वो रूढ़िगत हो गए, परंपरागत हैं। तो परंपरागत है वो ज्यादा दिन नहीं चल सकते। भारतीय संस्कृति महान क्यों है? देखिए, ये टीका लगाती है और फिर बाद में उसको साइंटिफिक प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भले कितना भी साइंटिफिक प्रूफ कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको उसको अपने अनुभव में जीना होगा। यदि आप उसको नहीं जीते तो वो रह नहीं सकता, वो डेड चीज है। आपकी श्रद्धा उसके लिए एक समय विशेष के लिए हो सकती है, व्यवहार में आप वो चीज नहीं करेंगे। यही समस्या आई। आज हम ये कह रहे हैं भारतीय संस्कृति का उत्थान हो रहा है, पर वो एक्चुअल में क्या है? अगर हम ये टीका लगाना चाहिए या ये करना चाहिए, इन्हीं के ऊपर आग्रह रख के फिर ये सोचें इससे उत्थान हो जाएगा, इस चीज से तो हम आए ही हैं, ये चीज हमको बचा पाती तो ये बचा ही लेती। इसने अपनी जो उपयोगिता है अपने समय पे कर दी। ये नहीं है कि आप आगे टीका नहीं लगा सकते, पर आप उसको रीलिव कीजिए, वो अब नए रूपों में आएगी। संस्कृति अब क्या डिमांड कर रही है, श्री अरविंद ने सारा तो निरूपण कर दिया, पर कौन तैयार है उसके अंदर प्रवेश करने के लिए? कौन तैयार है उसके ऊपर जीने के लिए? कौन कह सकता है? ये तो बड़ा मुश्किल है। इंडिविजुअलिस्ट एंड सब्जेक्टिव, फिर बाद में इस तरीके की एज आती है। दिस डेवलपमेंट forms then a sort of psychological cycle through which a nation or a civilization is bound to proceed. इनके माध्यम से कोई भी नेशन गुजरता है, कोई संस्था भी ऐसी होएगी। गुरु हैं, उन्होंने कोई साक्षात्कार किया, वो अपने कर्मों में जिस तरीके से, कोई ध्यान में बैठता है तो कोई कर्म में बैठता है, कोई प्रेम के अंदर है, तो उसका जीवन उस जो उसकी पद्धति है, जिस मार्ग पे चल रहा है, उसका सिंबल है एक तरीके से। दूसरा एज आती है टाइपल एंड कन्वेंशनल, तीसरी इंडिविजुअलिस्टिक और चौथी सब्जेक्टिव। ये चार चलती रहती हैं इस तरीके से। सिंबॉलिक, पहली प्रतीकात्मक, दूसरी टाइपल एंड कन्वेंशनल। गुरुजी इस तरीके से बैठा करते थे, हमारे इस तरीके का परिधान है। ये टटिया समुदाय है तो इसके अंदर हम टाटका ही पहनते हैं, तो सारे भक्त टाटका ही पहनते हैं जी हम। इसका सिंबल से क्या अर्थ है? फिर वो एक कन्वेंशनल बन जाता है कि धीरे धीरे उस समय वो नंगे पांव चलते थे, मुंह के ऊपर वो पट्टी बांधते थे। जैनियों का अपना तरीका है, इनका अपना तरीका है, तो ये सारा का सारा रूढ़िगत चीज हो जाती है। उसको देख के एक टाइप, एक किस्म है जी, आप समझ जाते हो ये इससे बिलोंग करता है। उसका सत्य से जो बाहरी रूप है, समयानुकूल बदलना चाहिए। भारतीय संस्कृति ने कभी कोई इस तरीके का नहीं किया, पर जो जो पंथ हैं, जो जो इस तरीके की चीजें हैं, उन्होंने अपना एक कन्वेंशनल बना के रखा। और वो जीवित इसलिए है क्योंकि उसमें नए नए गुरु आते रहे, अपनी एक सर्टेन धारा के अंदर उन्होंने नवीन साक्षात्कार ग्रहण किया, इसलिए वो जीवित रहा। फिर तीसरा है इंडिविजुअलिस्टिक एज, व्यक्तिवादी, और फिर सब्जेक्टिव। ये चार तरीके से चलते हैं। ये कैसे चलते हैं वो आगे बता देंगे। दिस डेवलपमेंट फॉर्म्स देन ए सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल साइकिल थ्रू व्हिच ए नेशन और ए सिविलाइजेशन इज बाउंड टू प्रोसीड। ऑब्वियसली such classifications are likely to err by rigidity. ये जो इस तरीके के क्लासिफिकेशंस किए जाते हैं कि पहली एज सिंबॉलिक, दूसरी टाइपल और कन्वेंशनल, तीसरी इंडिविजुअलिस्टिक, चौथी सब्जेक्टिव, कोई भी आप विभागीकरण करेंगे, यदि बहुत सख्त तरीके से करेंगे तो उसमें आप गलती कर बैठेंगे, क्योंकि ये विभाग भारत में भी हुए पर इतने सख्त तरीके से नहीं हुए। यूरोप में भी हर देश के अंदर जिस तरीके से रुख इन्होंने लिया, थोड़ा 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 मॉडिफिकेशन है। इसलिए यूरोपीय देशों के अंदर भी एक देश की अपनी विशेषता है, दूसरे की अपनी विशेषता है। यूरोपीय कहने से क्या,
आप एशियाई देश कहेंगे तो उसमें क्या सारे एक जैसे थोड़ी हो गए? भारत के अंदर भी आप कहते हैं कुछ कुछ किलोमीटर के ऊपर प्रांत चेंज होने के बाद वहां की भाषा है, वहां की खुशबू है, वहां की बात है, वहां की संस्कृति है, वो चेंज हो जाती है। तो आप कठोर रूप से कोई भी एक चीज यूं लागू करें, कोई भी नियम लागू करें, तो उसमें गलती कर बैठेंगे। एंड टू सब्सटीट्यूट ए मेंटल स्ट्रेट लाइन फॉर द कोइल्स एंड जिगजैग्स ऑफ नेचर, मानसिक स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करती नेचर, वो तो अपने कोइल्स, घूम चक्कर काम में लेगी, टेढ़े मेढ़े मार्ग काम में लेगी, ये सारी चीजें मार्ग काम में ले सकती हैं। माइंड एक सीधी रेखा खींचता है, प्रकृति तो बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है उसको फॉलो करने के लिए। द साइकोलॉजी ऑफ मैन एंड हिज सोसाइटीज इज टू कॉम्प्लेक्स, टू सिंथेटिकल ऑफ मैनी साइडेड एंड इंटरमिक्स्ड टेंडेंसीज, टू सिंथेटिकल ऑफ मैनी साइडेड एंड इंटरमिक्स्ड टेंडेंसीज। मनुष्य के अंदर कितनी मैनी साइडेड, तो एक व्यक्ति भी कैसे प्रोसीड करता है वो एक दूसरे व्यक्ति से, पूर्ण योग का भी पालन कर रहे हो श्री अरविंद की छत्र छाया में, एक व्यक्ति कैसे चलेगा, दूसरा कैसे चलेगा, उसमें ही अंतर है। तो आप व्यापक तरीके से कैसे कह सकते हो? तो उसको आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं कह सकते। टू सेटिस्फाई एनी सच रिगरस एंड फॉर्मल एनालिसिस, nor does this theory of a psychological cycle tell us what is the inner meaning of its successive phases, or the necessity of their succession, or the term and end towards which they are driving. मैं ये साइकिल ये बताती जो लैम्प्रेक्ट ने बताई, उसकी बता रहे हैं श्री अरविंद। फिर इसका स्टेजेस कैसे आई उसका कुछ कुछ विवेचन ये करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा जाएंगे जिससे कि भारत के अंदर क्या हुआ उसका आपको कुछ एक पिक्चर, एक सेंस आए, कुछ तो व्यापक, कुछ कोई परिप्रेक्ष्य आए। तो श्री अरविंद कह रहे हैं नए ये नाम हमको ये बताते हैं कि इसका इनर मीनिंग क्या है और इसके आगे आने वाली स्टेज है कि जब तक आप साधना में प्रवेश न करें, आपने साइकोलॉजिकली इस चीज को नहीं महसूस किया है, तो क्यों? इसलिए उसने एक आधार पे उसने महसूस किया होगा, उसने देखा होगा कि पहले की एजेस ये, और पता कैसे चलता है? उसके साहित्य से। वास्तव में तो साहित्य जिसको आप कल्पनात्मक मानते हैं, पर आपकी वास्तव में प्रोग्रेस किस तरीके से, किन फेजेस से हो रही है, आपका साहित्य ही दिखाता है। साहित्य और फिर बाद में कला, ये आपकी संस्कृति के दर्पण हैं। भारी तरीके से आपने कितनी गाड़ियां बनाई है, कितना क्या किया है, आपका व्यापार कितना उन्नत है, ये आपका दर्पण नहीं है। आपका साहित्य आपका दर्पण है। आपके विचार उस समय क्या हैं वो दर्पण है। बाकी तो आपने कितना प्रोडक्शन किया, क्या किया, वो दर्पण नहीं है आपकी संस्कृति का। ये देखिए कितनी विचित्र बात है। आपको आपकी स्कूलों का तरीका क्या है वो दर्पण नहीं है, शिक्षा क्या है वो दर्पण है। और यहां हमारा सारा आग्रह बाहरी रूप के ऊपर है, उसके भीतर की चीज पे नहीं है। हम भारतीय संस्कृति से बड़े जुड़े हैं। क्यों? हम त्रिसंध्या करते हैं, हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं, हम धोती पहनते हैं, हम टीका लगाते हैं। मूल भाव है वो पता नहीं है, वो हम जानते ही नहीं है। तो हम वैदिक कल्चर की बात करते हैं, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं वो हम समझते नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकता। बट स्टिल टू अंडरस्टैंड नेचुरल लॉज वेदर ऑफ माइंड और मैटर, it is necessary to analyze their working into its discoverable elements, main constituents, dominant forces, though these may not actually be found anywhere in isolation. तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि इनमें माइंड के हों या मैटर के हों, उन नियमों को यदि हमने ये नियम कह दिए, ये सूक्ष्म प्रकृति के नियम है कि पहले वो सिंबॉलिक एज से जाती है। सबसे पहले हम भी कह रहे हैं युग चक्र ऐसे चलता है, जिसके अंदर पहले सत्ययुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो क्या वो वही वही घूमता है या एक ऐसा स्पाइरल है जो ऊंचे उठते हुए घूमता है, या खाली एक ही स्थान पे जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता हो? फिर लाभ क्या हुआ? आप यदि ये कहें कि ये चक्र ऐसा युग चक्र है जो वहीं के वहीं आ जाएगा, तो ये तो फिर आपके कर्म के जो डायनेमिज्म है उसको खत्म कर देगा। फिर मेरे को कर्म क्यों करना चाहिए युग चक्र के अंदर? फिर ठीक है, युग चक्र इस तरीके का है, इसलिए अनायास जबरदस्ती बद्ध तरीके से मेरे को ये कर्म कर लेना चाहिए, पर आपका आरोहण तो हुआ नहीं।
तो ऐसा नहीं है कि ये युग चक्र यूं ही कोई निष्फल तरीके से घूम रहा है, आके वहीं उसी पॉइंट पे आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। इसलिए माँ कह रही है घूम जरूर रहा है, पर स्पाइरल है जो असेंडिंग स्पाइरल है, ऊपर चढ़ते चढ़ते घूम रहा है। तो इसलिए माइंड के हों या मैटर के हों, ये एकमात्र श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि इनके कोई हमको सूत्र तो पता करने ही चाहिए। तो सिंबॉलिक एज है, उनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके प्रधान घटक क्या रहे उस एज के, उसकी डोमिनेंट प्रधान फोर्सेस, शक्तियां क्या रहीं, ताकतें क्या रहीं, हम कैसे डिटरमिन करें कि ये, क्योंकि भारत के अंदर सारी जो एजेस हैं सारे ही समय सारी ही रही। वैदिक समय के अंदर ऐसे नहीं कि सारे ही वैदिक भाव के अंदर थे, उसके अंदर जो सामान्य व्यक्ति बिल्कुल तमस से नजदीक था, इनफैक्ट उसी को बचाने के लिए वेद को डबल टर्म्स के अंदर लिखा गया कि इनिशिएट को तो आंतरिक अर्थ समझ में आए और जो बाहरी कर्मकांडी अर्थ है वो बाहरी व्यक्ति को समझ में आए। तो यहां किसी भी समय जैसे व्यक्ति है वो प्रिडोमिनेंटली तामसिक हो सकता है, पर भाव तीनों ही होते हैं उसमें, वो राजसिक है और सात्विक भी है। कोई सात्विक व्यक्ति है प्रिडोमिनेंटली, पर अपने ऐसे क्षण भी हैं जब वो तामसिक भी रहता है, राजसिक भी होता है। तो एक युग की कोई डोमिनेंट या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्सेस क्या होनी चाहिए, उसके डिस्कवरेबल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ये फिर बाद में श्री अरविंद इसके अंदर बात करेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है अभी तक की? थोड़ी थोड़ी भी है। जी समझ आ रही। अब ये एक एक एज की बात करेंगे हम सरसरी दृष्टि से इसको। अभी सबसे पहले तो आती है सिंबॉलिक स्टेज, प्रतीकात्मक। हमारा वेद इसी काल का है और बाकी अन्य संस्कृतियों के अंदर भी यही काल रहा, पर उन संस्कृतियों ने अपने तरीके के मोड़ लिए, भारतीय संस्कृति ने अपना मोड़ लिया। यदि हम धीरे धीरे इस चीज को समझें श्री अरविंद के प्रकाश में, फिर बाद में कैसे सारी प्रगति हुई, तो विश्व का इतिहास हमको एक बहुत बेटर पर्सपेक्टिव में समझ में आ जाएगा, हम चीजों को रख पाएंगे। और यदि इतिहास समझ में आता है तो कुछ कुछ आप ये समझ पाएंगे कि भविष्य क्या होगा और उसमें आपका रोल क्या है, आपकी प्रासंगिकता क्या है। तो ये पूरा आनंद का रास्ता हो गया। अगर आप मीनिंगफुल तरीके से जीवन जी रहे हैं तो जीवन की समस्या यही है, न तो गोल पता और मेरी क्या प्रासंगिकता है न वो पता। ये पता होने के बाद आपके कन्विक्शन होगा, जीवन एक मीनिंगफुल तरीके से आप जी पाएंगे। पहली अवस्था है सिंबॉलिक स्टेज। We find that this social stage is always religious and actively imaginative in its religion. वो हमेशा धर्म के बारे में सोचती है। सिंबॉलिक स्टेज है, पर धर्म का रूप क्या? वैदिक धर्म किस तरीके का था? बाहरी तरीके से अनुष्ठानात्मक लगता है, पर हमेशा ही वो इमेजिनेटिव है। पर इमेजिनेशन मतलब छोटा शब्द नहीं है इमेजिनेशन। वो बाहरी प्रकृति के रूप देखता है, तुरंत उसको घटा देता है अपनी साइकोलॉजी के ऊपर। नदी देखता है तो उसके अंदर ये सरस्वती है, तो ये क्या कर रही है? प्रवाह लेके आ रही है। किस चीज का प्रवाह लेके आ रही है? जहां से निकलती है ये चारों तरफ हरा भरा कर देती है, पुष्टि प्रदान करती है। सूर्य क्या करता है? प्रकाश भी दे रहा है, पर ये क्रिएट भी करता है। ये प्रकाश भौतिक तरीके से भी दे रहा है, तो माइंड के अंदर भी दे रहा है, तो आपकी साइकोलॉजी में भी दे रहा है, तो आपके हर स्तर के ऊपर दे रहा है। आध्यात्मिक प्रकाश भी दे रहा है। तो जो भौतिक प्रकाश क्या क्या कार्य करता है, वैसे ही आपके उससे ज्यादा प्रकाश साइकोलॉजिकल प्रकाश करता है। आप यदि मानसिक अंधकार के अंदर हैं तो इस जगत का कितना रसास्वादन कर सकते हैं? नहीं। आप जब भौतिक अंधकार के अंदर हैं, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज एक्टिव इमेजिनेशन आपको देती है और उसके पीछे रिलीजन तैयार कर देती है कि कोई भी रियलिटी है उसके साथ कैसे संपर्क साधा जाए। कोई भी रियलिटी सिंबल क्या करेगा? ये एक देश का झंडा है, झंडा उसका सिंबल है। या कोई अपने आश्रम है, आश्रम का सिंबल है। ओरोविल का अपना सिंबल है। सिंबल क्या कर रहा है? उसके मूल विचार, मूल सत्य उसको एक्सप्रेस कर रहा है बाहरी टर्म्स के अंदर।
सिंबल क्या करता है, कोई भी जैसे किसी राष्ट्र का, अब सूर्य है, यूनिवर्सली कोई भी अंधकार का प्रतीक नहीं मानेंगे उसको, अज्ञान का प्रतीक नहीं मानेंगे, यूनिवर्सली स्वीकार करेंगे कि हाँ ये तो इस चीज का है। अग्नि यूनिवर्सली मानेंगे कि ये धधकती कोई चीज आपके अंदर कुछ कुछ ऐसी वाइब्रेंट चीज है, उसका है। तो ये कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीजें हैं। 4. Symbolism and a widespread imaginative or intuitive religious feeling have a natural kinship. सिंबोलिज्म में और इमेजिनेटिव या इंट्यूटिव रिलीजियस फीलिंग, इसीलिए जितनी भी अभिव्यक्ति कला के माध्यम से या कहीं भी हुई, वो इर्द गिर्द धर्म के इर्द गिर्द हुई। जितनी भी टॉप मोस्ट कला आप विश्व के अंदर देखते हैं, वो रिलीजियस फीलिंग से, क्योंकि आपकी अंतरात्मा है या आपकी जो कोई भी सुप्रीम रियलिटी है, उससे संपर्क साधने का, आपके नजदीक जाने का माध्यम रिलीजन, धर्म है। स्पेशली इन अर्लियर और प्रिमिटिव फॉर्मेशंस दे हैव गॉन ऑलवेज टुगेदर, हमेशा ही साथ साथ गए हैं। इसलिए कला का, साहित्य का, संगीत, भारत के अंदर भी यदि संगीत का उद्गम देखें, वो मंदिरों के इर्द गिर्द है। सारा संगीत मंदिर के नजदीक है, सारी चीजें। अच्छा, इसको हम कल खोलते हैं। यहां तक कोई चीज ठीक है क्या? नहीं तो इसको अब तो हम आगे नहीं ले जा पाएंगे। कुछ कुछ समझ में ये आपके पास है तो आप इसको कल पढ़ के ये सारी जो एजेस हैं आप पढ़ लीजिए। देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, इतना थोड़ा बहुत तो क्लियर है, बट जैसे हम अभी षड दर्शन कर रहे थे, उसके बाद हम यहाँ ह्यूमन साइकिल पे आए, तो आपस में इनका रिलेशन क्या है? हाँ, ह्यूमन साइकिल के अंदर सबसे पहले इन्होंने ये कहा, षडदर्शन के बाद में षडदर्शन है क्या, हमने वो पढ़ा, इसी का 13th पॉइंट है 17th वॉल्यूम के अंदर। फिर इनके अंदर धीरे धीरे कैसे बुद्धि प्रधान हो जाती है, हमने ये कहा। देखिए ये लाइन ये रही, ये जो लाइन में अभी हाईलाइट कर रहा हूं कि अंतर्भाषी इंट्यूशन की जगह धीरे धीरे अब आपको दृढ़ नैतिक और बौद्धिक अनुशासन की लो समान दृढ़ नैतिक और बौद्धिक अनुशासन की आवश्यकता है। आप में इंट्यूशन फ्रीली काम करे। हम में से कौन है जो अभी ये कह दे मेरे तो इंट्यूशन काम करती है? रामकृष्ण जी के करती थी। इंट्यूटिव प्लेन से जो काम करते थे वो तो रामकृष्ण जी थे। बुद्ध जो हैं वो इल्यूमिन माइंड से करते थे, जिसको प्रबोधि मन या प्रबुद्ध मन, आलोकित मन ये कहते हैं। तो हम में से तो कभी कोई एक क्षण भी उसके अंदर जा पाया हो ये नहीं। श्री अरविंद ये जो विवेचन करते हैं आपके इंट्यूशन या फिर ओवर माइंड, हायर माइंड, इल्यूमिन माइंड, ये सारे माइंड्स की, तो इसके ऊपर इल्यूमिन के ऊपर बुद्ध ऑपरेट करते थे। सारे समय करते थे नहीं करते थे ये थोड़ी। मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूं, पर अपने सामान्य क्षणों के अंदर यदि मैं अपने लाइटर मोमेंट्स में हूं तो ये चेतना मेरे अंदर भीतर में है, पर सारे समय में कोई ऐसे एक्सप्लेनेटरी मोड के अंदर थोड़ी रहूंगा। आप भी जो इस समय जिस तरीके से हैं, भोजन पका रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी रहेंगे। अंतर्भाषी समय जो था उसके बाद में धीरे धीरे हम अपने काल तक जैसे जैसे आए, तो उसके अंदर क्यों ये एजेस आई, इसमें इन एजेस का क्या कारण है, वो भारत में किस तरीके से हुई, तो भारत में किस किस तरीके के रूप पैदा हुए, वो समझाने के लिए हमने ये ह्यूमन साइकिल की कैसे ह्यूमैनिटी इन स्टेजेस के थ्रू गुजरती है, इस फ्रेमवर्क में हमने ये पकड़ा है। ये स्टेजेस आती किस तरीके से हैं। वेद के अंदर तो इंट्यूशन था, उसके बाद वेन करने लग गया, धीरे धीरे वो धीरे धीरे ढलने लग गया, पूर्ण रूप से नहीं। यूरोप में उसने 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर बिल्कुल जो रूप ले लिया, भारत में नहीं लिया। आप ये समझेंगे तब जाके, और इसके साथ साथ आप फटाफट अपनी इंडियन कल्चर वाली पढ़ जाइए, उसमें बहुत वाइड पर्सपेक्टिव है। पर अब उसके साथ जब आप इतिहास पढ़ेंगे, भारत को देखेंगे, उसकी घटनाओं को, तब आप देखेंगे कि श्री अरविंद के अलावा तो कोई आपको इवन ये पर्सपेक्टिव भी मिल ही नहीं सकता। ठीक है देविका जी? हाँ जी, क्लियर।
क्लियर। कि किस पर्सपेक्टिव में अपन ने ये लिया, आपका यही तो प्रश्न है ना? हाँ जी समझ हाँ आ गया। हाँ, विवेक कोई बात इसके अंदर? दीपक जी? लो भैया, हाँ जी। पहले विभिन्न प्रकार के सुख में जो हम लोग आध्यात्मिक, नैतिक, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, भावनात्मक और शारीरिक देखे थे, उसका भी छठ दर्शन से महत्व संबंध है? नहीं, नहीं। वो अलग चीज थी। वो तो आप जितना गहराई में हो उतना ये सुख ले सकते हो, और आप कितना सुख ले सकते हो अपनी अंतरात्मा में, उतने आप ये कहेंगे कि कल्टीवेटेड हैं। जो खाली प्योरली भौतिक रूप से रस लेने वाला व्यक्ति है, वो आध्यात्मिकता में रस नहीं ले सकता। इसलिए एक सर्टेन बैरियर है हम सबके सामने। हम भले एक सोसाइटी चला रहे हों, तो भी मतलब हमारे दिल दिमाग में हम चाहते हैं कि माँ का ही कार्य करेंगे, मन में भी चाहते हैं और हमारा हृदय भी चाहता है, पर एक्चुअल हमारे जीवन को गाइड करता है हमारा प्राण, हमारा शरीर। शरीर जो और प्राण, ये हमारे जीवन को चलाते हैं। इसलिए आप कितनी भी बातें कर लें, शिक्षा पद्धति में बच्चा नहीं देंगे, या अपने जीवन पे भोजन की जहां बात आएगी, चाय की जहां बात आएगी, आप आंख फेर लेंगे, उसको नहीं रोकेंगे। जहां इन चीजों की बातें आएंगी, आप धीरे से आंखें फेर लेंगे उससे। तो हमारे जीवन का परिचालन, ये तो खाली रंग प्रदान कर रही है आपकी एस्पिरेशन, माँ के प्रति आपकी निष्ठा। अभी तक ये आधार नहीं है हमारा, हम किसी का भी। अभी भी शरीर और हमारा प्राण सर्वोपरि है, वो नचा रहा है हमको। और जबकि यहां एक जना ऐसा नहीं है जो दिल और दिमाग में नहीं चाहता, और ये दूसरी चीजें लाचार किए हुए हैं। तो ये सारी चर्चा इसी के लिए है कि हम इनकी बदमाशी जो है उससे कुछ निजात पा जाएं हम सब, और जो इसको सुने वो। बाकी आप इस चीज को देख सकते हैं कि हमारी क्या दुर्दशा है। क्यों रविकांत जी, ठीक बात है ना? ये तो आप महसूस करते ही हैं, कितना आपने आप सारे बहुत दिन आपने बहुत गजब की बात कही है, ये बहुत ही गजब की, 100 बात की एक बात, बहुत सुंदर। और ये मूल कोई मूल नहीं बात कहता आपने आपसे। बता दी। ये कितने भी आप सेशंस देख लो, चाहे सोसाइटी के देख लो, चाहे किसी के भी देख लो, ये कहने की हिम्मत कोई करता नहीं। ये कोई नहीं कहता ये बात। यहां हम विराम देते हैं। फिर बाद में मेरा तो आपसे कंक्लूड यही है कि अपनी जो चीजें हैं, अपना सोच समझ इसमें लगाइए कि माँ की ये वाणी और आगे कैसे जा सकती है, और लोग इसके संपर्क में कैसे आ सकते हैं। एक अपना समय, दिन या कुछ भी निर्धारित कीजिए और इसके ऊपर क्रिया करना शुरू कर दीजिए। कैसे करें, क्या करें, वो आपको धीरे धीरे, यदि आप चाहेंगे तो आपके मार्ग खुलते जाएंगे। डेयरी में लगा था भैया किताब का ये। जी नहीं, वो ठीक है। इसके परिणाम क्या होंगे, मैं परिणाम से मतलब नहीं है, मैं आपको एक ऐसा सूत्र प्रदान कर रहा हूं कि आपकी एक्टिव प्रकृति इसके अंदर भागीदारी ले सके, ये कह रहा हूं मैं। तो आप 1 घंटा, आधा घंटा या एक दिन आप अपने लोकल के अंदर, लाइब्रेरीज के अंदर या कहीं कहीं जहां जा सकते हैं, फोन से संपर्क कर सकते हैं, लोगों से संपर्क कर सकते हैं, उनको इस अपने सत्र के संपर्क में ला सकते हैं। रोज का चाहे एक फोन कॉल हो, एक कोई चीज हो, आप ये करके देखिए। विचार करना और एक्चुअल कर्म करना, इन दोनों में एक ओकल्ट डिफरेंस है। साइकोलॉजिकल नहीं, इसमें ओकल्ट डिफरेंस है। वो आप जब करेंगे तब आप पाएंगे। ठीक है, यहाँ विराम करते हैं। आपको यदि कोई इसमें प्रैक्टिकल बात हो, आप मेरे से फोन कर सकते हैं बेझिझक। उस समय विशेष पे न उठा पाऊं तो मैं उसके बाद उठा लूंगा। आप मेरे को एनी टाइम फोन कीजिए, कोई ऐसी आप अपने बीच में फॉर्मल कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जय श्री मां। जय जय जय।